विकास किसको किससे प्रभावित होता है? ये कहते हैं कि भैया विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से होता है, ये कहते हैं स्कूल के माहौल से होता है, ये कहते हैं सामाजिक परिवेश के प्रभावों से होता है। अब आप मुझे बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ प्रश्न क्या उठ रहा है मित्रों? यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है। एक मिनट रुकेंगे गाइस, आप लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलिए, अगर आप बात करेंगे, देखिए मेरे हिसाब से अगर एक बालक का जो विकास होता है, एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, जिसे आप विकास के नाम से जानते हैं, विकास जो होता है ये हर जगह अफेक्टेड होता है। विकास दो चीजों का अंतः क्रिया होता है, एक होता है आपकी अनुवांशिकता का और दूसरा होता है आपके पर्यावरण का। इन दोनों की जब अंतः क्रिया होती है तो उसका परिणाम निकल कर आता है आपका विकास। क्या निकल कर आता है भैया? आपका डेवलपमेंट निकल कर आता है, आपका विकास निकल कर आता है। ध्यान दीजिएगा, आपका विकास, आपका डेवलपमेंट निकल कर आता है दोस्तों। अगर हम यहां देखेंगे तो देखिए विद्यार्थी का व्यक्तिगत कारक ये हो गया, उसका अनुवांशिक कारक, स्कूल का माहौल वातावरणीय कारक हो गया, सामाजिक परिवेश का प्रभाव वातावरणीय कारक हो गया। तो भैया ये तीनों ही कारक जो है विकास को इफेक्ट करेंगे, विकास को प्रभावित करेंगे। राइट आंसर सभी का यही है। बात समझ में आ गई है? तो भैया विकास किन दो चीजों को इफेक्ट करता है? अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता और वातावरण का एक मिश्रण होता है, एक अंतः क्रिया होती है, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का पहला प्रश्न। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, एक कथन वाला है, और एक कथन वाले क्वेश्चन तो भैया आपको इतने अच्छे से बनने लगे होंगे कि आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, सर ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। ये आपका ये कमेंट होगा हमारे सारे वीडियोस देखने के बाद, ये सीरीज देखने के बाद। देखिए अभिकथन ए के बारे में दे रहे हैं। ये कहते हैं अभिभावक और अध्यापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था के अनुभव सकारात्मक हों। भैया बिल्कुल, अगर बच्चा बाल्यावस्था में है तो एक अध्यापक, एक बालक को जरूर ये चाहिए कि बाल्यावस्था में एक बच्चे के जो अनुभव हो वो पॉजिटिव हो, उसको कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट उसके अंदर ना जाए। यहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे, बाल्यावस्था के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए ये बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए संवेदनात्मक है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए इनमें आप थोड़ा फोकस करिए ऑप्शंस में, और मुझे आप बताइए कि क्या दोनों स्टेटमेंट राइट है या क्या यहां पर एक स्टेटमेंट राइट है। मैं आप जानना चाहूंगा आप लोगों से, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, हालांकि सभी का स्वागत है। और देखिए अगर हम बात करेंगे, इस लाइव सेशन है, ये लाइव सेशन में बिल्कुल इंटरेक्शन होता है भाई सभी का, ये एक बड़ी खास बात होती है, बड़ी खास बात होती है ना। देखिए क्या होता है, अभिभावक अध्यापक को बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए, बाल्यावस्था जो होती है बच्चों के 2 से 12 वर्ष तक होती है, अगर एक प्रकार से आप मानेंगे तो इसे अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कहें तो भैया ये जो होती है बाल्यावस्था, ये 3 से 12 वर्ष तक भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? क्योंकि इसमें पूर्व बाल्यावस्था आती है, उत्तर बाल्यावस्था आती है, मध्य बाल्यावस्था आती है। तो इस एज में क्या है, बच्चों को अगर आप सकारात्मक अनुभव नहीं देंगे तो कुछ ऐसा अनुभव देंगे तो भाई बच्चे के जीवन भर वो उस चीजों का इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बाल्यावस्था एक ऐसा काल होता है जहां पर बच्चों का दिमागी विकास होता है, संज्ञानात्मक, बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है। कि तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? राइट है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, रिलेट भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो यहाँ पे बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए भाई आप बताएंगे यार, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत छोटे छोटे बच्चों के संदर्भ में समाजीकरण में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस क्या आ रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं कि भैया विद्यालय का समाजीकरण प्राथमिक संस्था है। कल मैंने समझाया था, कल का लेक्चर आपने देखा या नहीं देखा? आप ये बताइए जल्दी। अगर कल का लेक्चर आपको नहीं देखा है तो भैया ये क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे। ये होता है हमारे लेक्चर देखने का फायदा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे उड़ा दोगे इसको। देखिए इसका सटीक और सही जवाब बच्चे बच्चे को पता है मेरे हिसाब से। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा विकल्प सही है। जैसा कि कल मैंने आपको समाजीकरण के बारे में पूरा समझाया। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं एक्चुअली समाजीकरण, सोशलाइजेशन होता क्या है। देखिए आप क्या कर रहे हो, एक बच्चा जब बड़ा होता है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है और पैदा होने के बाद इस विश्व में, इस दुनिया से जुड़ता है, तो इस दुनिया में एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं लोग बाग समाज। तो भैया समाज में किस तरीके से रहना है, क्या इसके मूल्य है, क्या इसके रीति रिवाज है, क्या इसके नियम है, इन चीजों को आप सीख रहे हैं तो उसे आप समाजीकरण कहते हैं। अब ये बताइए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहें तो जैसे जन्म किसी बच्चे का हुआ है,
जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा मान लेते छोटा बच्चा है, ठीक है। अब ये छोटा बच्चा यहाँ पर अपने परिवार से और परिवार के सदस्यों से ही चीजों को सीखता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राथमिक कारक कौन होते हैं, परिवार होता है और भैया परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार होता है और परिवार के सदस्य होते हैं। प्राथमिक कारक कौन होता है, प्राथमिक कारक के ऊपर बात करेंगे तो आपका परिवार होता है और परिवार के सदस्य होते हैं। अन्य जितने कारण हैं वो कैसे हैं, प्राथमिक नहीं है। ये जो विद्यालय है ये कैसा है भैया, सेकेंडरी है। ये विद्यालय कैसा है, सेकेंडरी है। हम बात करेंगे सहपाठियों की, सहपाठियों का कैसा है भैया, ये भी प्राथमिक नहीं है, ये कैसा है, द्वितीय है। अगर हम बात करेंगे मुद्रक संचार की तो ये भी प्राथमिक नहीं है मित्रों, ये भी कैसे हैं, द्वितीयक है। बात समझ में आ गई। तो यहां बात हो रही थी प्राथमिक कारण के और द्वितीय कारक की। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्पष्ट है, बहुत ज्यादा क्लियर है। आपको एक बार आइडियो वीडियो के बारे में मैसेज करेंगे कि भैया दोनों क्लियर है, आइडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। लगातार आप क्लास लेते रहिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बार सजेशन देंगे भैया कि क्या चल रहा है दिमाग में, कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ने में, ये भी सजेशन देंगे। कोई फीडबैक है तो वो भी देंगे आप। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने पर भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। प्रश्न ये उठता है, उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको कल ही ये चीजें आई थिंक समझाई थी, आपको याद भी होगा मेरे हिसाब से, कमेंट्स आपके अच्छे चल रहे हैं। कल मैंने ये चीजें समझाई थी जीन पियाजे के बारे में, हर एक अवस्थाओं के बारे में, हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन की थी। अगर उस डेट का आपने पेपर नहीं देखा है तो वो जरूर आप देखिएगा, उसमें मैंने जीन पियाजे का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिया है। तो आज हालांकि वो नहीं करेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, आंखों से ओझल हो गई है, मान लेते हैं। देखिए मैं अभी आंखों के आपके सामने दिख रहा हूं क्या, मैं आपके सामने अभी नहीं दिख रहा हूं, मतलब मैं आंखों से ओझल हो गया हूं। तब भी आपको मेरी छवि याद होगी, मेरी फोटो आपको याद होगी, आप मुझे, आपके दिमाग में मेरी जरूर छवि देख रहे होंगे। तो देखिए ये इसे कहते हैं भैया वस्तु स्थायित्व का गुण। इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंट। क्या कहते हैं इसे, ऑब्जेक्ट परमानेंट की क्वालिटी कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंट की क्वालिटी कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण। अब वस्तु स्थायित्व का जो गुण देखा गया है मित्रों, वो देखा जाता है संवेदीगामक अवस्था में। और संवेदीगामक अवस्था जो चलती है वो कब से कब तक चलती है मित्रों, वो चलती है आपके, कब से कब तक चलती है, वो चलती है आपके, एक मिनट, वो चलती है मित्रों आपके जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चे के अंदर क्वालिटी आ जाती है। जैसा कि मैंने कल उदाहरण देकर आपको समझाया था कि मान लेते बच्चों के पास यहाँ पे 2-3 खिलौने हैं, इसमें से एक खिलौना बड़ा चमकीला है, एक लाल है, एक नीला है। तो यहाँ देखिए बच्चों को ये खिलौना बच्चों से ना माँ बाप ने ले लिया है किसी कारणवश, और ये बच्चा रो रहा है कि मुझे खिलौना लाकर दो, वही वाला जिससे मैं खेल रहा था। अब पापा उसको ये लाल वाला ला के देते हैं, बच्चा फेंक देता है, भैया ये मेरा खिलौना नहीं है, मुझे वही दो चमकीला वाला जिससे मैं खेल रहा था। माँ नीला वाला ला के देती है, बच्चा फिर फेंक देता है, बोलता है वही चमकीला वाला लाओ। इसका मतलब क्या है, बच्चे को अपना खिलौना याद है, उसकी आंखों के सामने वो खिलौना नहीं है तब भी उसे याद है। तो उसे आप वस्तु स्थायित्व कहते हैं, उसे आप ऑब्जेक्ट परमानेंट कहते हैं। और ये क्वालिटी आती है संवेदीगामक अवस्था में, ये क्वालिटी आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। कब आती है, सेंसरी मोटर स्टेज में क्वालिटी देखी गई है मित्रों। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। कंकड़ों से खेल रहा है एक बच्चा, एक बच्चा कंकड़ों से खेल रहा है और कंकड़ को खेलते खेलते बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है। कंकड़ से खेलते खेलते वो कहता है भैया 2 कंकड़ों के 2 समूह हैं, ये 2 कंकड़ हैं, ये एक समूह है भैया समूह नंबर 1, ये 2 कंकड़ हैं, ये समूह नंबर 2। ये कहते हैं कि 2 कंकड़ों के 2 समूह हैं, इनको मिलाकर 4 कंकड़ का एक समूह बनाते हैं। तो बच्चे के द्वारा दिया गया अनुभव क्या दर्शा रहा है, देखिए इन्हीं दोनों को मिला देंगे तो यहां पर एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें 4 कंकड़ है। अब बच्चा क्या कह रहा है, भैया एक में थे 2 कंकड़, दूसरे में थे 2 कंकड़, दोनों कंकड़ को मिलाकर हमने एक ग्रुप बना दिया है जिसमें है 4 कंकड़। तो आप बताइए भाई कंकड़ ही कंकड़ है। यहाँ पे मुझे याद आ रहा है तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर। ठीक है, यहाँ पे हालांकि ये पहली का मेंशन यहाँ करना नहीं है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या संरक्षण होगा, क्या केंद्रीकरण होगा, क्या आत्म केंद्रित होगा, क्या वस्तु स्थायित्व होगा। ये पूरी की पूरी टर्म्स मैंने कल समझाई है। यस एंड नो मुझे बता दो, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है, इस कोर्स को देख रहा है, डेफिनेटली मुझे बताओ कि यार मैंने कल इस चीज को पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर किए थे। देखिए केंद्रीकरण क्या होता है,
मित्रों केंद्रीकरण क्या होता है? जब आप एक ही ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं, जब आप एक ही ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं और दूसरे की अवहेलना करते हैं, उसे आप केंद्रीकरण कहते हैं। अगर यहां पर केंद्रीकरण का ऑप्शन होता तो बच्चा कह देता कि भैया इन दोनों को मिलाकर ये ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है, उसको पता नहीं होता, वो एक ही चीज में फोकस करता, सिर्फ बोलता है कि एक ग्रुप में 2 कंकड़ है, दूसरे ग्रुप में 2 कंकड़ है, ये तीसरा ग्रुप है जहां 4 कंकड़ है कहता। पर देखिए यहां पे बच्चा बड़ी बातें कर रहा है। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा है कि भैया इसमें 2 है, इसमें 2 है, अगर दोनों को मिला दोगे तो वो 4 कंकड़ बन जाएंगे। अर्थात वो इस स्थिति में फोकस कर सकता है, इसमें भी कर सकता है। इस गुण को विकेंद्रीकरण कहते हैं। इस गुण को संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस गुण को संरक्षण कहा जाता है। यहां पर विकेंद्रीकरण कहा जाता है। देखिए संरक्षण समझिएगा क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा संरक्षण की परिभाषा। जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण क्या होता है? संरक्षण के बारे में जीन पियाजे बताते हैं कि भैया संरक्षण वह है जब आप किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ का आकार, किसी पदार्थ का शेप साइज आदि में परिवर्तन कर देते हैं, तब भी उसकी मात्रा वही रहती है, उसे आप कहते हैं संरक्षण का गुण। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, जैसे आपने देखा होगा गद्दे, अगर मान लेते हैं बच्चे को एक गद्दा मैं दिखाऊं, जैसे कि बच्चे को संरक्षण का क्वालिटी नहीं आई, देखिए गद्दा इतना बड़ा है, अब गद्दा इतना बड़ा है, अब यही गद्दे को हम लोग फोल्ड करके इतना सा बना दें, ठीक है। अब देखिए इसका आकार चेंज कर दिया मैंने, इसका साइज चेंज कर दिया, इसका शेप चेंज कर दिया, इसकी इतनी सी जगह में आ रहा है, ये गद्दा हमने मोड़ दिया। अब ये बताइए बच्चे से अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सा बड़ा है, तो जिसे संरक्षण की समझ नहीं आई बोलेगा भैया ये वाला बड़ा है। पर जिसे संरक्षण की समझ आ गई है वो क्या कहेगा कि भैया दोनों ही बराबर है, क्योंकि उसने दोनों स्थितियों में फोकस किया है कि इसी गद्दे को मोड़कर छोटा बनाया गया है। तो यहां संरक्षण की समझ बच्चों के अंदर है। इसका एग्जाम्पल और समझाता हूं मैं आपको मित्रों, इसका एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है, एक लड़की होती है, सीटेट का ही क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि उसके पास एक क्ले सॉइल होता है ऐसा, ये क्ले सॉइल ऐसा होता है, मान लेते एक बच्ची है उसके पास एक क्ले सॉइल है। अब इसी क्ले सॉइल से एक ऐसा सांप बना देते हैं लंबा सा, ये बना दिया भाई इसी क्ले सॉइल से। अब बच्चा क्या कह रहा है सुनिएगा, अब बच्चा कह रहा है कि भैया इसमें जो सॉइल है वो ज्यादा हो गई। जैसे ही सांप को देख रहा है उससे पूछ रहे हैं अधिक किसमें है, तो बच्चे का जवाब क्या हो रहा है, अधिक इसमें है। इसका मतलब क्या है, बच्चे के अंदर ना संरक्षण का समझ नहीं आया है, बच्चों के अंदर केंद्रीकरण का समझ नहीं आया है, क्योंकि बच्चा एक ही स्थिति में फोकस कर रहा है, बच्चा इसमें फोकस कर रहा है और इसमें अलग अलग फोकस कर रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि इसी से इसको निर्मित किया गया है, तो इसमें संरक्षण की समझ बच्चों के अंदर है नहीं। अगर बच्चा ये कहेगा कि भैया यहाँ पर इसी क्ले सॉइल से यही सांप तैयार किया गया है, तो इसे आप कहोगे कि भैया ये संरक्षण की समझ बच्चों के अंदर आ गई है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे बताओ। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं संरक्षण के विषय में, ठीक है। देखिए मान लेते हैं एक बड़ा सा ऐसा जग आपके पास है, एक जग आपके पास है, इसे देखते हैं, ये सब आते हैं सीटीटी में, ये जग आपके पास है। अब ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पानी कितना है भैया, 1 लीटर पानी कितना है इसमें, 1 लीटर पानी है। अब ये सुनिएगा, अब बच्चे को यहां समझाऊंगा केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है और संरक्षण क्या है, तीनों चीज समझेंगे। देखिए ये जग का पानी है, हमारे पास एक ऐसा लंबा ग्लास है, कैसा ग्लास है मित्रों, एक लंबा ग्लास है। अब इसी लंबे पानी में मैंने इस वाले पानी को डाल दिया है, ठीक है, इसमें डाल दिया, और बच्चे के सामने ही हमने क्या किया है, एक ऐसे छोटे और चौड़े बर्तन वाले ग्लास में भी हमने इस पानी को डाल दिया है। अब बच्चा क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने इस पानी का आकार चेंज किया है, ठीक है। 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है। मतलब देखिए क्वांटिटी या जो मात्रा है वही है, मात्रा सेम है, मात्रा तीनों में सेम है, पर देखिए आकार चेंज हो गया, ये लंबा था ये और लंबा हो गया, ये छोटा हो गया। मतलब हमने क्या किया, शेप साइज आकार में परिवर्तन कर दिया, पर मात्रा वही है। अगर बच्चा ये समझ जाए कि आप किसी चीज का आकार बदल दो, शेप्स बदल दो, साइज बदल दो, पर मात्राएं वही रहती है, तो इसे कहते हैं संरक्षण। इसे क्या कहते हैं मित्रों, संरक्षण कहते हैं। अब बच्चे से जब हम ये पूछेंगे किसमें पानी ज्यादा है, अगर बच्चे के पास संरक्षण का गुण आ चुका है तो बच्चा कहोगे सर इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है, दोनों में बराबर मात्रा में पानी भरा हुआ है सर, दोनों में 1-1 लीटर पानी है, तो बच्चों के अंदर संरक्षण की क्वालिटी आ गई है, ठीक है। अगर बच्चा ये जवाब देगा कि सर लंबे वाले ग्लास में ज्यादा है, तो संरक्षण की क्वालिटी नहीं आई है, इस केस में आप कह सकते हो कि बच्चों के अंदर केंद्रीकरण का गुण पाया जा रहा है। कौन सा गुण पाया जा रहा है बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर केंद्रीकरण का गुण पाया जा रहा है। इस केस में आप इस बात को कह सकते हैं। तो भाई चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये समझ में आया या अभी भी कुछ
पंचायत करना बाकी है इसमें, आप बताएंगे। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन में मित्रों, और आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त है ये वाला भी। देखिएगा, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि वह गृह कार्य को पूरा होने के कारण अध्यापिका के द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क चरण दर्शाता है। देखिए यहाँ पे एक बच्ची है, वो अपने होमवर्क को इसलिए कर रही है कहीं टीचर कल मेरी क्लास में इंसल्ट ना कर दें। ठीक है, तो इंसल्ट से बचने के लिए वो कुछ नियमों का पालन कर रही है, वो कुछ ऐसा कार्य कर रही है। देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे सजा नहीं है, यहाँ सजा नहीं है, दंड नहीं है यहाँ पे, तो सजा दंड नहीं होगा। सजा और दंड इस वाले प्रश्न में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। कमेंट्स क्या आ रहे हैं आपके, चलिए इस पे फोकस करते हैं, कमेंट्स क्या आ रहे हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं फिलहाल अगर हम देखें तो। मित्रों देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। जैसे अगर हम कोहलबर्ग के ऊपर बात करेंगे, कल हम लोग इसकी थ्योरी समझने वाले हैं कोहलबर्ग की इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से, तो कल आइएगा जरूर। कल का जब सेशन होगा तो हम यहाँ पे कोहलबर्ग की थ्योरी को समझने वाले हैं। देखिए मित्रों यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये जो चरण है ये परंपरागत चरण है। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, कोहलबर्ग ने जब नैतिक विकास का सिद्धांत दिया तो उन्होंने 3 स्तर बताए। कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए, और हर एक स्तर के 2-2 चरण थे, तो इस तरह से क्या हो गए, 6 चरण हो गए। कितने चरण हो गए? 6 चरण हो गए। तो याद रखिएगा यहाँ नैतिक विकास का जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है वो 3 स्तर और 6 चरण बताया हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, ये किससे इंस्पायर होकर दिया है, किसके बाद दिया है, किसके सिद्धांत को देखकर इन्होंने एक सिद्धांत बनाया है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कोई टीचर अगर आपको बताएगा तो केवल अनुभव के माध्यम से ही बता पाएगा। याद रखिएगा, केवल अनुभव के माध्यम से ही बता पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अनुभव के माध्यम से ही बता पाएगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हम चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये जो स्तर है ये परंपरागत चरण का है। परंपरागत में एक चरण देखेंगे आप, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जहां पर कहीं ना कहीं आप नियमों का पालन करते हैं ताकि सुचारू रूप से चल सके, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन भी इसी चरण में आता है, ताकि आप अच्छा दिखने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके प्यारे वेगोस्की के विषय में। आइए चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। ये कहते हैं भैया कि लेव वेगोस्की के सिद्धांत में मुख्यतः खालिस्तान और खालिस्तान का प्रभाव देखा गया है ना। खालिस्तान और खालिस्तान की व्याख्या करते हैं। तो देखिए मुझे बताओ कि वेगोस्की किन 2 चीजों की व्याख्या करते हैं। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा वेगोस्की किन 2 चीजों की व्याख्या करते हैं मित्रों। जल्दी जवाब देंगे आप लोग। कमेंट्स कैसे आपके चल नहीं रहे हैं? ठीक है, बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करते रहेंगे लगातार। ऐसे सेशंस जो होते हैं ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यार ऐसी एक्सप्लेनेशन आपके एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस दिलाएगी, ध्यान रखिएगा, ये मेरा वादा है। देखिए लेव वेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, देखिए लेव वेगोस्की मैं आपको बता रहा हूं एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका मानना है कोई व्यक्ति जो होता है समाज और समाज के संपर्क में रहकर बेहतर सीखता है। जहां समाज नहीं होगा वहां वेगोस्की नहीं होते हैं। वेगोस्की जाने ही जाते हैं अपनी सोशल कल्चर थ्योरी की वजह से, वेगोस्की जाने जाते हैं अपने सामाजिक सिद्धांतों की वजह से। तो देखिए यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां बात हो रही है जैविक की, जैविक अर्थात अनुवांशिकता के ऊपर बात हो रही है, जहां पे वेगोस्की का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे बात हो रही है आरोपण प्रतिरूप की या नैतिकता की, इसमें भी वेगोस्की का उतना कोई खेल है नहीं। यहाँ पुरस्कार की बात हो रही है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि बच्चों को पुरस्कार दें, दंड दें, तो ये चीजें भी कैसी है, रॉन्ग है। यहाँ इन्होंने हमेशा से एक बात कही हुई है कि आप बच्चों को समाज से जोड़िए, समाज से कनेक्ट करिए, संस्कृति को महत्व दीजिए, सांस्कृतिक उपकरणों का इस्तेमाल करिए और उसके माध्यम से बच्चों को सिखाइए। तो भैया यही तो बात वेगोस्की करते हैं, यही तो बात वेगोस्की करते हैं। और आपके सामने बहुत ज्यादा क्लियर कट आंसर आ जाता है मित्रों, आपके सामने बहुत ज्यादा क्लियर कट आंसर आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड एंड वेरी नाइस गाइस। और मैं चाहूंगा सभी लोग उत्तर इसका फाइंड करें 1 बाय 1, मेरे से पहले करें, मैं ये चाहूंगा मेरे से पहले करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है आपके सामने। चलो भैया ये भी लेव वेगोस्की का है, क्या बात है भैया, वेगोस्की के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, जीन पियाजे के 2 आते हैं, कोहलबर्ग के 2 आते हैं। लेव वेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। ये कहना है कि भैया संकेत इशारे देकर विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए। ये कह रहा है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, चर्चाओं में प्रतिबंध लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में अधिगम की प्रक्रिया में वयस्क में पूर्ण हस्तक्षेप प्रणाली अपनानी चाहिए।
विद्यार्थियों में व्यवहारों के अनुकूलन करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। भैया ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे खुद ही नेगेटिव बात कर दी इन्होंने। अगर हम इस क्वेश्चन को नेगेटिव और पॉजिटिव से भी सॉल्व करेंगे ना तो भी हम इसे कर लेंगे। अगर इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव से भी सॉल्व करेंगे ना तब भी हम इसे कर लेंगे। एक मिनट यार, आपके ना कमेंट्स ना मेरे पीसी में चल नहीं रहे हैं, मैंने एक काम करता हूँ मोबाइल में चला देता हूँ एक बार। मतलब वीडियो तो दिख रहा है पर ना आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। एक सेकंड रुकेंगे आप। क्या होता है, कोई अगर आपको दिक्कत आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में ना, हाँ, जैसे कि वॉइस नहीं आ रही है या वगैरह वगैरह, तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखें। हालांकि देखिए क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को लेकर मैं आपसे जो बोलना चाहूंगा कि लेविगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है, लेविगोस्की कभी नहीं कहते हैं आपसे, टर्म समझिएगा कि चर्चाओं में बंद करवा दो। चर्चाओं को क्या कह रहा है, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, बंद कराने की कह रहा है। बिल्कुल वेगोस्की ऐसा नहीं कहेंगे। दूसरा कह रहा है कि वयस्क मतलब अपने से बड़ों को हस्तक्षेप करो, मतलब अपने से बड़ों को शामिल मत करो, तो ऐसा भी वेगोस्की कभी नहीं कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि भैया बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन, देखिए नकारात्मक की बिल्कुल बात नहीं करते हैं वेगोस्की। वेगोस्की क्या कहते हैं, वेगोस्की ये कहते हैं कि आप बच्चे को काम करने दें, बच्चे को आप इशारा दीजिए, संकेत दीजिए, पाठ दीजिए, ढांचा दीजिए और उसके माध्यम से बच्चे को सिखाइए। अब ये क्या होते हैं, ये संकेत क्या होते हैं, ये इशारे क्या होता है, ये पाठ, ये समझते हैं। आइए देखिए, पाठ को आप ऐसा समझ सकते हैं, इज अ टेम्परेरी हेल्प, एक आधारभूत सहायता। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूरा करके नहीं बताया जाएगा, इसमें केवल आपको हिंट कर दी जाएगी और कहोगे भैया आप खुद ही करो। मान लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हम एक बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया 4 और 8 का आप प्लस करना बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ पे 44 का 98 से प्लस करना सिखा रहे हैं। बच्चा प्लस नहीं कर पा रहा है, उसे प्लस करने में दिक्कत आ रही है, तो आपने बच्चों को कह दिया भैया कि पहले चलो यहाँ पे ना ऐसी 4 लाइनें आप बना लो, उसके नीचे ऐसी 8 लाइनें आप बना लो और इन्हें काउंट करके आप लिख लो। आपने सॉल्व नहीं किया, आपने बच्चों को केवल हिंट कर दिया और बच्चों को कहा भैया कर लो। ये होती है टेम्परेरी हेल्प, ये होती है आधारभूत सहायता। जैसे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने कभी आपको साइकिल चलाना सिखाया होगा, तो साइकिल चलाने में क्या होता है, हम लोग साइकिल के बारे में ना बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भैया चलाना कैसे। अब बच्चा साइकिल स्वयं चलाता है कि नहीं। अब बच्चा खुद ही साइकिल चलाएगा, पर होगा क्या, अगर बच्चा गिरने लग जाएगा ना तो उसको जाके पकड़ लेंगे, होल्ड कर देंगे। तो ये होती है आधारभूत सहायता। साइकिल का चलाना भी एक अच्छा उदाहरण है। मतलब ये वेगोस्की क्या कह रहे हैं, अगर बच्चा आपका किसी कार्य में फंस रहा है, रुक रहा है, तो उसे आप एक आधारभूत सहायता उपलब्ध कराइए। डेफिनेटली ये बात बनकर आती है पहले प्रश्न के लिए, जो सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। ये कहते हैं प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है। चलो भैया बता दो, प्रगतिशील शिक्षा में किसकी प्रधानता होती है। प्रश्न ये उठता है किसकी प्रधानता होती है प्रगतिशील शिक्षा में। मित्रों, प्रगतिशील शिक्षा में किसकी प्रधानता होती है, मैं जानना चाहूंगा आज आप लोगों से। चलिए भैया, काफी बच्चे हार्ट दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। चलिए भैया देखिए, यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि लगातार आप लोग यहाँ वीडियो में अपने सजेशन दे सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। लाइव क्लासेस इसीलिए होती है, लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। डाउट क्लियर सेशंस अलग से होंगे, अपने डाउट पुट कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग और मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। देन हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे प्रगतिशील कक्षा का। एक ऐसा कंसेप्ट आया है जो जॉन डीवी लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं भैया, जॉन डीवी। कौन लेकर आए हैं मित्रों, जॉन डीवी लेकर आए हैं। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो आप कहोगे कि जॉन डीवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा जब आई तो उन्होंने कहा कि यार शिक्षा को पूरा बदलना पड़ेगा, शिक्षा के पूरे ढांचे बदलने पड़ेंगे। जैसे होता था पहले कि एक अध्यापक आया, बुक उठाया और उसने बुक में जो चीजें थी पढ़ा दी, क्वेश्चन आंसर करा दिए और ये खेल खत्म हो गया। ये थी भैया ट्रेडिशनल मेथड, एजुकेशन की पुरानी मेथड। इसे आज बदलने की जरूरत है, आज इसमें बदलाव करने की जरूरत है। ऐसा कहा यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी ने। तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा जगत में एक नव विचार लेकर आता है, एक क्रांति लेकर आता है, शिक्षा को एक नई दिशा देना चाहता है, शिक्षा को एक नए तरीके से सिखाना चाहता है, जहां एक्टिविटीज होगी, जहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चा और शिक्षक एक दोस्त के तरह होगा, यहां केवल बच्चा कार्य कर रहा होगा, एक शिक्षक जो होगा सुविधादाता की भूमिका निभा रहा होगा। तो यहां इस तरह का जो कंसेप्ट लेकर आया वो प्रगतिशील शिक्षा ने लेकर आया। यहाँ पे अध्यापकों को चयनित करके पढ़ाने का अधिकार नहीं है, पाठ्यक्रम पूरा करने में फोकस करने की बात नहीं है, परीक्षाओं के लिए पढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं है। यहां बात हुई है विद्यार्थियों की, यहां बात हुई है मतों की, यहां बात हुई है विद्यार्थी के अनुभवों की। तो राइट आंसर क्या है, 4 है। ये देखिए क्या आजकल ऐसा था, पहले हमारे भारत देश में
शिक्षा को क्या माना जाता है कि शिक्षा बहुत गलत तरीके से देखी जाती है भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में बहुत गलत चीजों से कुछ चीजें देखी जाती है, शिक्षा को भी बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। जैसे शिक्षा आज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भारतवर्ष में कि आपका परसेंटेज कितना है, आपका ग्रेड क्या है, 99% है, आप महान हो, आप अन्य बच्चों से ज्यादा तेज हो, आप प्रतिभाशाली हो, ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। पर ऐसा होता नहीं है रियलिटीज में। हो सकता है एक बच्चा जो 99 ला रहा हो उससे एक ऐसा बच्चा जो 60% लेकर आ रहा हो उससे तेज हो सकता है, उससे ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है। तो ये चीजें क्या है, आज हम लोग प्रतिभा के ऊपर नहीं देखते, हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, डिग्रियों के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, जो बिल्कुल गलत चीज है। आपको पढ़ना चाहिए अनुभव के लिए, महत्व के लिए, जीवन में वो चीजें काम है इसके लिए, ना कि सर्टिफिकेट डिग्री के लिए। सर्टिफिकेट और डिग्रियां जो है महज कागज के टुकड़े हैं। और आज आप ये देख पा रहे हैं कि भारतवर्ष में इतनी बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि वो डिग्रियां जो है महज कागज के टुकड़े ही हैं। आज एक वैकेंसी निकाली जाती है, अगर निकाल दे अभी आपके 11th-12th की वैकेंसी के लिए 50,000 पद, तो वो भरते हैं 25,000 पद खाली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज एजुकेशन वहां तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे अभी कम है हायर स्टडीज के। हाँ, प्राथमिक का ले लो आप, प्राथमिक में अगर आपने निकाल दिया 10,000 पद, तो 10 लाख फॉर्म भरेंगे उसमें। तो यही चीजें आप समझ पा रहे होंगे यार मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं, है ना। देखिए, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने तो यार काफी कुछ यहाँ पे किया है, अब आपको बताएंगे इंट्रो अगर हमारा होगा अभी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पे लिख कर आए हमारा इंट्रो। देखिए यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। चलिए, ये कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि किसी एक व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावनाओं का सबसे सटीक अनुमान होता है। ये कहते हैं बुद्धि वातावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। व्यक्तिगत और विभिन्न प्रकार की बुद्धियों भिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर को मापने में सर्वोत्तम जरिया होता है। अब आपने हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी इन्हें जाना है, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे और सही उत्तर देंगे। चलिए मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ यार, आप जब तक करेंगे पानी ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं। चलिए ठीक है, गुड। देखिए, अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर के विषय में इस प्रश्न में, तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो थे अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका। कहाँ के हैं दोस्तों? अमेरिका के रहने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर। अब देखिए, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, और इन्होंने, अगर हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर हम बात करेंगे तो 1983 याद रखिएगा। कितना याद रखना है? जल्दी मेरे साथ बोलिए, 1983, 1983। 1983 की अगर हम बात करेंगे, 1983 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कब की बात करेंगे? 1983 की बात करेंगे। लिखा संहिता पर स्पष्ट तरीके से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर से लिखा है। 1983 में इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ये कहते हैं कि बुद्धि 7 प्रकार से होगी। कितने प्रकार से होगी? 7 प्रकार की होगी। और ये कब कहा इन्होंने? 1983 में कहा, 1983 में कहा इन्होंने कि भैया बुद्धि जो होगी 7 प्रकार की होगी। फिर इनका और थोड़ा सा डेवलपमेंट आया, बात आती है 1998 की। कब की बात आती है? 1998 की बात आती है। 1998 में इन्होंने कहा कि बुद्धि का एक और प्रकार आ गया है, वो है प्राकृतिक बुद्धि, वो है नेचुरल इंटेलिजेंट। तो प्राकृतिक बुद्धि को इंट्रोड्यूस करते हैं ये 1998 में। इसके बाद और आगे जाते हैं, अब सन आता है 2000। कब आता है भैया? 2000। तो 2000 सन में इनको एक और बुद्धि मिलती है जिसे कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस प्रकार से इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियों का बारे में बात की। पहले कितने की थी? 7 1983 में। 1998 में इन्होंने प्राकृतिकवादी बुद्धि को खोजा। 2000 में इन्हें अस्तित्ववादी बुद्धि मिली। कुल मिलाकर आज की डेट में ये 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें सीटीटी में 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है, हर बार आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। दोस्तों, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें हैं। अब इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण हम कर देंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि वातावरण का कोई इफेक्ट होगा। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बुद्धि को माप लेंगे। इन्होंने तो ये कहा कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां भिन्न स्तरों में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने एक बात ये भी नकारी है कि बुद्धि कोई एक घटक है, एक कारक है, ऐसा कभी नहीं मानते। अगर कोई आपसे पूछे कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत को नकारा है, तो बुद्धि एकल इकाई है, बुद्धि एक है, बुद्धि एक तत्वों में समाई हुई है, इन सिद्धांतों को हार्वर्ड गार्डनर नकारते हैं।
तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्पष्ट है चीजें आपको, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, आइए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, उसे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। जैसा कि आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि 90